तो आज हम बात करने वाले हैं बसोहली की। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे एक निर्वाचन क्षेत्र की आत्मा को, उसकी धड़कन को समझने की। ये कहानी है डेटा की, लोगों की शिकायतों की और इन दोनों के बीच जो शासन का रिश्ता होता है उसकी। ये सिर्फ वोटों की गिनती से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये भरोसे की बुनियाद को समझने की एक कोशिश है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, पहले हम बसोहली की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि आंकड़ों का जनादेश क्या कहता है। इसके बाद हम इस नतीजे के पीछे की वजूहों को कुरेदेंगे कि क्या ताकतें थीं और क्या कमजोरियां। और आखिरी में सबसे जरूरी बात, इन सब को जोड़कर विश्वास बनाने और असल शासन का एक रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है तो उसकी शुरुआत हमेशा उस जगह की जमीन से होती है, वहां के लोगों से होती है। बसोहली ये सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है, ये एक जीती जागती जगह है। यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के पहाड़ हैं और इन सब के बीच लोगों की रोज की आर्थिक सच्चाइयां हैं। असल में यहाँ की राजनीति यहीं की मिट्टी से पैदा होती है। ये आवाज है एक स्थानीय निवासी की, और ये एक लाइन आप कह सकते हैं बसोहली की सियासत का केंद्र बिंदु है। ये थीन बांध बनने के बाद पैदा हुई एक अधूरी उम्मीद की कहानी है, एक ऐसी शिकायत जो दशकों से चली आ रही है और जो यहाँ की हर राजनीतिक बहस को तय करती है। देखिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था की जड़ें हमेशा से खेतीबाड़ी में रही हैं। जंगल और खेत यही लोगों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया रहे हैं। एक ऐसी जीवन शैली जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। लेकिन फिर रंजीत सागर बांध बना। विकास के इस बड़े वादे ने कई जिंदगियों को, कई समुदायों को अस्त व्यस्त कर दिया। उनकी जमीनें पानी में डूब गईं और लोग अपनी ही जड़ों से उखड़ गए। और जानते हैं सबसे बड़ी कसक क्या है? विस्थापित परिवारों को रोजगार देने का जो वादा किया गया था, वो कभी पूरी तरह से निभाया ही नहीं गया। और इसी वजह से गहरा आर्थिक असंतोष पैदा हुआ, एक ऐसा जख्म जो आज भी भरा नहीं है। तो ये तो थी जमीन की हकीकत, लोगों की भावनाएं। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि चुनाव के ठोस नंबर क्या कहते हैं। आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वो कहानियां सुनाते हैं। तो सवाल ये है कि बसोहली के ये आंकड़े हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं? चलिए इस राजनीतिक पोस्टमार्टम में इन्हीं आंकड़ों से सुराग ढूंढते हैं। अब देखिए, 70% से ज्यादा का टर्नआउट तो है ही, लेकिन असली कहानी है जीत के अंतर में। 65.5% वोट एक तरफ और लगभग 32% दूसरी तरफ। मतलब साफ है 16,000 से ज्यादा वोटों का मार्जिन। ये एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक जलादेश की तरफ इशारा करता है। ये चार्ट उसी बात को और भी साफ कर देता है। 2/3 वोट शेयर, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत तो दिखाता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जीत के पीछे लोगों की उम्मीदें क्या हैं? अच्छा, एक चुनाव की कहानी तो ठीक है, पर पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखते हैं कि इस क्षेत्र में लंबे समय से राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। 2008 से बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पकड़ बनाई है, और ये पकड़ सिर्फ बनी नहीं है बल्कि लगातार मजबूत हुई है। 2014 के 53% से बढ़कर 2024 में 65% तक पहुंचना, ये एक मजबूत राजनीतिक किलेबंदी को दिखाता है। 70.36%, इसका मतलब है कि लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं। वो चुप नहीं बैठे हैं। ये एक बहुत ही जागरूक और सक्रिय मतदाता होने का संकेत है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस भारी मतदान को उन जमीनी शिकायतों से जोड़कर देखा जाए। जब इतने लोग वोट डालते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। वो सिर्फ सरकार नहीं चुन रहे, वो अपनी उम्मीदों पर मोहर लगा रहे हैं। तो अब जब हमारे पास जमीनी हकीकत और आंकड़े दोनों हैं, चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। समझते हैं कि इस नतीजे के पीछे की असली वजह क्या थी, कौन से आंतरिक और बाहरी कारक काम कर रहे थे। तो जीतने वाली पार्टी के पास क्या था? जाहिर है एक मजबूत संगठनिक ढांचा, एक मजबूत कैडर नेटवर्क, केंद्र सरकार का पूरा समर्थन और योजनाओं के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। लेकिन हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी होती है, और यहाँ कमजोरी साफ दिखती है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों के बीच पैठ उतनी गहरी नहीं है।
और यही हमें याद रखना चाहिए कि एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करता है। और ये कमजोरी क्यों मायने रखती है? क्योंकि बसोहली में लगभग 23% आबादी अनुसूचित जाति की है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस आंकड़े को देखिए, 767। ये बांध परियोजना की वजह से विस्थापित हुए परिवारों की संख्या है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 767 परिवारों की कहानियां हैं, उनकी पीड़ा है। और ये शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। उन विस्थापित परिवारों में से सिर्फ 56% को ही नौकरी मिली। सोचिए, आधा वादा भी पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भरोसे का टूटना है, ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। तो निदान तो हो गया, बीमारी की जड़ पता चल गई है। अब इलाज की बात करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर शासन का एक ठोस एक्शन लेने लायक रोड मैप कैसे तैयार किया जा सकता है? ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। देखिए, पहले 30 दिन लोगों के बीच जाइए, उनकी सुनिए, प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव बनाइए। अगले 30 दिन जमीन पर काम दिखाइए, छोटी छोटी चीजें, सड़क ठीक करना, पानी की समस्या दूर करना, जो तुरंत हो सके। और फिर आखिरी 30 दिन जो काम किया है उसके बारे में लोगों को बताइए। सुनना, करना और फिर बताना, ये भरोसे की एक साइकिल है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? इन सब आंकड़ों और कहानियों से निकलकर शासन का काम असल में है क्या? चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। 4 चीजें, बस 4, जो सबसे जरूरी हैं और जिन पर तुरंत ध्यान देना होगा। पहली, कनेक्टिविटी, वो पुल जो सिर्फ एक वादा बनकर रह गया है। दूसरी, आजीविका, वो नौकरियां जो विस्थापितों को आज तक नहीं मिली। तीसरी, बुनियादी ढांचा, स्कूल, अस्पताल, सड़कें। और चौथी, और शायद सबसे जरूरी, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर नागरिक की शिकायत सुनी जाए और उसका हल निकले। यहाँ भारत का डेटा संरक्षण कानून भी लागू होता है, जो कहता है कि लोगों की जानकारी सहमति से और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए। और हम फिर से वहीं आ गए हैं, बस सोहली के नक्शे पर, ये याद रखने के लिए कि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ सफर की शुरुआत है। असली जनादेश वो शासन के लिए होता है, लोगों की सेवा के लिए होता है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूं। अगर डेटा हमें किसी भी क्षेत्र की दुखती रग बता सकता है, तो उस जानकारी को एक अटूट विश्वास में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सवाल सिर्फ बसूली का नहीं है, ये आज की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक रणनीति और सच्ची जनसेवा के बीच का वो पुल आखिर कैसे बनता है? इस पर सोचिएगा जरूर।